नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात क्या होगी, आज महाभारत में किसके बीच द्वंद्व होगा, सबसे पहले आपको वो बताती हूं। आज महाभारत में बात कर रही हूं कि क्या नरेंद्र मोदी को गिराने की एक और कोशिश की जा रही है, क्या नरेंद्र मोदी को हराने की एक और कोशिश हो रही है। एक लड़ाई चुनावों में शुरू हुई, मोदी को सियासी शिकस्त देने की शुरुआत। चुनाव के बाद मोदी तीसरी बार पीएम बन गए, तो अब उस लड़ाई को एक अलग शक्ल दी जा रही है। क्या विपक्ष ने तय कर लिया है कि कोई भी मुद्दा होगा मोदी पर ही हमला, मोदी की छवि को डेंट पहुंचाने की एक कोशिश की जा रही है। क्या यह बताने की कोशिश की जा रही है क्या कि मोदी मैजिक अब पूरी तरह से फेल हो गया है। मोदी अब वो मोदी रहे ही नहीं जिन्होंने 2014 और 2019 का चुनाव जीता था। नरेंद्र मोदी की छवि डिमोलिश हो गई है। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मेरे पास, इन दोनों तस्वीरों से जो दो बड़ी खबरें निकल कर आई। मोदी पर व्यक्तिगत हमला कर रहे राहुल गांधी और सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, कैसे तानाशाही से मोदी सरकार की तुलना कर रही। राहुल गांधी बोलने आए थे नीट पर, लेकिन बोल रहे थे नरेंद्र मोदी पर। उधर सुनीता केजरीवाल बोलने आई थी अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को तानाशाह बता रही थी। आज इसी पर होगी महाभारत कि मुद्दा कोई भी होगा, हमला मोदी पर ही होगा। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। राहुल गांधी की उम्र जरूर बड़ी है, परंतु उनके विवेक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार जब थी यूपीए की, तब AIEEE, CLAT, BEd का पेपर लीक होता था, वो शायद भूल गए। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। कल जब इन्होंने लिखा कि सत्यमेव जयते और आज जो ये कह रहे हैं कि बेल रोकने की कोशिश की जा रही है, तो कानून इनकी परिभाषा के हिसाब से नहीं चलेगा, कानून अपने हिसाब से काम करता है। जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, ये जीत हुई है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आज आप कहें हमारे खिलाफ सबूत नहीं है। अगर वो ये कहते हैं लोकतंत्र की जीत है, हम भी मानते हैं लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और संविधान के हिसाब से सब काम चल रहे हैं और कानून सबके लिए एक जैसा है। बेल मिले या न मिले, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है इन लोगों को बड़ी सजा मिलेगी, इन गुनहगारों को। आज महाभारत में आपको वो खबर बताती हूं जिसकी वजह से मैं कह रही हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणी नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने की है। आपको दिखाती हूं कि क्या कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पेपर लीक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, लेकिन पेपर लीक पर कम और मोदी पर वो ज्यादा बोले और हमला बोले। राहुल ने मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया और व्यक्तिगत टिप्पणी भी की। वो पेपर लीक पर बोल रहे थे, लेकिन वो ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी कैसे 56 इंच का सीना 30 और 32 इंच का रह गया है। ये पेपर लीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहे थे। वो ये बता रहे थे कि पहले मोदी लोगों को डराकर रखा करते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का डर खत्म हो गया है, ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि मोदी कॉन्सेप्ट को विपक्ष ने ध्वस्त कर दिया, यानी मोदी की जो अवधारणा थी, मोदी को लेकर एक सोच थी, उसको हमने डिमोलिश कर दिया है, उसको हमने खत्म कर दिया है। आज इस पर भी महाभारत होगी कि क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की अवधारणा, उनको लेकर एक सोच, और क्या नरेंद्र मोदी जैसा वो कह रहे हैं उस ब्रांड मोदी को क्या चोट पहुंचा दी है विपक्ष ने। इसी के साथ आपको यह भी बताती हूं कि आज बात थी अरविंद केजरीवाल की बेल की, लेकिन हमला फिर नरेंद्र मोदी पर था। अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से एक जमानत मिल गई, कल उसका जश्न भी आम आदमी पार्टी ने बनाया। जमानत के खिलाफ ईडी आज हाईकोर्ट पहुंच गई। अब ईडी हाईकोर्ट पहुंची, वहां पर कहा कि जांच, हवा में जांच हमने नहीं की है, जमानत कैसे दे दी गई। और उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है। तो यह तो एक कानूनी पहलू था इस खबर का, लेकिन उसके दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल ने कह दिया, उन्होंने मोदी पर हमला कर दिया ईडी की इस पहल को लेकर। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही बढ़ गई है,
देश में तानाशाही बढ़ गई है और अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकी जैसा व्यवहार हो रहा है। यानी ईडी अगर कोर्ट में गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो उसके लिए तानाशाही मोदी की। बिना बेल ऑर्डर और ईडी हाई कोर्ट कैसे पहुंच गई, ये उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ईडी किसी को बाहर नहीं आने देना चाहती है, ये तानाशाही है। आज महाभारत में इसी पर बात कर रही हूं कि मुद्दा जो भी हो, हमला मोदी पर। क्या मोदी के ब्रांड को विपक्ष सीधे सीधे धक्का पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और क्या वो सफल हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में जश्न मनाने लगी। बीजेपी का कहना था कि केजरीवाल को एक घोटाले के मामले में बेल मिली है, कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, ये जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, उन्होंने पैसे लिए थे, उनकी सजा होगी और अरविंद केजरीवाल जी फिर से जेल में जाएंगे सजा होने के बाद शराब घोटाले। अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी आज हाईकोर्ट पहुंची तो सुनीता केजरीवाल सीधे प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताने लगी। ईडी कह रही है कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। बावजूद इसके सुनीता केजरीवाल सीधे मोदी को जिम्मेदार ठहराने में जुट गई। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। कल जब इन्होंने लिखा कि सत्यमेव जयते और आज जो ये कह रहे हैं कि बेल रोकने की कोशिश की जा रही है, आज भी माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, स्टे दिया, तो कानून इनकी परिभाषा के हिसाब से नहीं चलेगा, कानून अपने हिसाब से काम करता है। कल की एक तस्वीर देखिए जब राहुल गांधी पेपर लीक के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। इस दौरान वो पेपर लीक पर कम बोले, प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते नजर आए। बीजेपी ने राहुल की इस बेतुकी टिप्पणी पर पलटवार किया है। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। जो पहले 56 इंच की छाती थी बट 30-32 हो गई है। राहुल गांधी की उम्र जरूर बड़ी है परंतु उनके विवेक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। राहुल गांधी जिनकी सरकार जब थी यूपीए की, तब AIEEE, CLAT, किस प्रकार से CA का पेपर, BEd का पेपर लीक होता था, वो शायद भूल गए। तो इस तरह की वाहियात बातें जो लगातार वो करते हैं, बेहुदा किस्म की, उससे वो बचें और इस बात को माने कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को टक्कर दी है और तीसरी बार लगातार वो PM बना है वो शख्स। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद इंडी गठबंधन अलग ही नैरेटिव चला रहा है। मोदी तीसरी बार PM बन गए हैं, बावजूद इसके विपक्ष की नींद अभी टूटी नहीं है। हर मुद्दे पर सीधे मोदी पर अटैक किया जा रहा है। सवाल ये कि क्या विपक्ष के अटैक से ब्रांड मोदी पर कोई असर पड़ेगा? सवाल ये भी कि क्या मोदी पर लगातार हमलों से राहुल को एक बार फिर लॉन्च करने की कोशिश हो रही है? और सवाल ये भी कि आंकड़े नहीं है लेकिन इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की आस पूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूँ। सरदार RP सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP, मलूक नागर जी, जनरल सेक्रेटरी RLD, हमारे साथ मनोज सिंह काका, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं और सौरभ दुबे जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले सरदार RP सिंह आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है राहुल गांधी द्वारा दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ नरेंद्र मोदी, उसको विपक्ष ने डिमोलिश कर दिया है। नरेंद्र मोदी का की जो एक अवधारणा थी उसको विपक्ष ने खत्म कर दिया है। देखिए, असल में दिक्कत है कि राहुल गांधी के साथ वो अब तक ये मानने को तैयार नहीं कि वह तीसरी बार फेल हो गए हैं। उन्होंने कोशिश करी, तीसरी बार उनको जनता ने नकार दिया है और वह विपक्ष में बैठना, उनके लिए बैठना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। परंतु इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, नरेंद्र मोदी जी जनता के प्यारे थे और रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का काम उन्होंने पिछले 10 सालों में किया और आगे 5 सालों के जो उन्होंने वादे किए करने के, उसके चलते हुए जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया। परंतु राहुल गांधी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना थोड़ा संतुलन खो बैठे हैं, तभी इस प्रकार की घटिया, छोटी, हल्की, बेहुदा टिप्पणियां करते हैं। और ऐसी टिप्पणियां जो कि एक सामाजिक जीवन के लिए, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए उपयुक्त नहीं है।
अब वो, क्योंकि मैंने कहा ना कि चुनाव हारने के बाद उनको इस अब तक गले से नहीं उतरा कि वह चुनाव हार गए हैं, इसलिए 32 इंच, 36 इंच, 56 इंच या फिर और एक भद्दी टिप्पणी उन्होंने और भी करी, मैं जिसका जिक्र भी नहीं कर सकता, परंतु दिखता है कि किस प्रकार का दिवालियापन है। वो विषयों पर बात करें, वो बिंदुओं पर बात करें तो समझ लगती है बात। अगर आपको नीट के एग्जामिनेशन पर कुछ कहना, उस पर आप टिप्पणी करिए, उसके जांच की बात करिए, वो समझ लगती है बात। परंतु आप निजी टिप्पणियां करेंगे और अभी भी चुनाव के मोड में ही रहेंगे। उनको ये समझना पड़ेगा चुनाव खत्म हो गए, कल परसों में उनकी शपथ होगी, उनको अगर उनकी पार्टी तय करेगी तो विपक्ष के नेता के नाते वहाँ बैठें और वे एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं, ना कि इस प्रकार की बेहूदी टिप्पणियां करें जिस प्रकार की टिप्पणियों ने कल। नहीं, आपने जो बात आरपी सिंह जी कही है, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बयान राहुल गांधी का आता है, फिर आज सुनीता केजरीवाल का एक बयान आता है जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है कि देश में तानाशाही बढ़ गई है। ये बयान पूरे चुनाव भर वो कहते रहे, लेकिन दिल्ली में 7 सीटों में से एक भी नहीं मिली उन्हें, लेकिन ये बयान उन्होंने फिर से कहा है। मैं आ रही हूँ आरपी सिंह जी, आपके पास आऊंगी, पहले मैं एक इनिशियल कॉमेंट सबसे ले लूँ प्लीज। मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ। मनोज जी पहले अच्छा बोलिए आरपी जी, बोलिए जल्दी से बोलिए आरपी जी, फिर मैं जाऊं। मनोज कल तक तो ये ढोल बजा रहे थे, पटाखे जला रहे थे, दिल्ली भर में पटाखे जला रहे थे, ये कहकर कि वाह जीत हो गई, हमारी जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई। आज ईडी कोर्ट में चली गई और कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, कृपा करके हमारी सुनवाई करिए। आज कोर्ट ने पूरी सुनवाई करने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया तो वो तानाशाह हो गए। कल तक पीएमएलए को गाड़ियां निकालते, परसों तक पीएमएलए को गाड़ियां निकालते थे, कल पीएमएलए की तारीफ कर रहे थे, आज पीएमएलए फिर बुरा हो गया। और ये वही पीएमएलए जिसको लेकर एक कोर्ट गए थे, कोर्ट ने इनको नकार दिया कि पीएमएलए ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। असल में क्या ये सारी गेम ऑफ सुटेबिलिटी है, इनको जो चीज़ वारा खाती है उसके हिसाब से ये अपनी टिप्पणियां करते हैं। और अरे ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं एक बार मैं मनोज जी से पूछ रही हूँ, उसके बाद मैं संजय जी के पास भी आऊंगी। मनोज जी जरा बताइए, वो उन्होंने जो बात कही है वो क्या ये दिखा रहा है कि किस तरह विपक्ष का रवैया है? कल बेल मिल गई, बेल की खबर आई तो पटाखे जलने लग गए, आज अगर ईडी कोर्ट चली गई, जो कि उनका भी अधिकार है, वो जाएंगे कोर्ट, तो वहां पर तो आप बोल दिया तानाशाही वापस आ गई है, तानाशाही हो रही है, आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सुचारिता, ईडी के पूरे हक हैं, लेकिन ईडी जहां उसके पक्ष के लोगों को बेल मिलती है, वही ईडी जो एक्साइज ड्यूटी में जो शराब घोटाले में जो मुख्य आरोपी था, जब उसको बेल मिली, जब वो सरकारी गवाह बन गया, तो ईडी ने उसका एक बार भी अपोज नहीं किया। ये वैधानिक और लीगल बात है। ईडी इसलिए विरोध करे, अभी ट्रायल कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, वो अभी वो अपडेट भी नहीं हुआ और ईडी विरोध करने लगी। चूंकि ईडी जो है अब कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन हो चुकी है। जो बीजेपी कहेगी, अब वो समाज के और इस देश के व्यवस्थाओं को बचाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि हर अपोजिशन के लीडर को कैसे दमन किया जाए वो संस्था बन चुकी है। तो ईडी वही काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी से निर्देशित होता है। इतनी भी जल्दी क्या है? एक बार जब किसी एक कोर्ट ने किसी को बेल दे दिया तो ईडी देखती, फिर अपना पक्ष रखती, बाद में कोर्ट को लगता तो उनकी बेल निरस्त करता। सवाल यह है कि जो मोदी जी की बात हो रही है कि मोदी जी की प्रतिष्ठा, अब मोदी जी की प्रतिष्ठा अगर बची होती, मोदी जी का जो आभा मंडल था वो बचा होता, तो इस देश में नीट और नेट और उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल से लेकर के आरओ का रोज पेपर लीक थोड़ी होता। जो प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर बड़ा बड़ा व्याख्यान देते हैं, परीक्षा पर संवाद करते हैं, पेपर लीक होने पर संवाद कब करेंगे? ये देश भर के नौजवान पूछ रहे हैं, हमारे आपके सबके घरों से निकले हुए। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी जो वर्कर होंगे बेचारे, उनके घरों से भी निकले हुए लोग हैं। अब चूंकि प्रवक्ता हैं, वो पार्टी का चरण वंदना करना, झूठ बोलना, चूंकि बीजेपी का समूचा चरित्र भी वही है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। बीजेपी पूरे देश के महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ज्ञान देगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया घूमेंगे, लेकिन अपने ही मुल्क में मणिपुर जाने से घबराएंगे, थर्रा जाते हैं। पूरे प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलना चाहते हैं। तो जो सवाल है, और जो बनारस में प्रधानमंत्री जी के काफिले पे जो चप्पल फेंका गया, हालांकि बनारस की धरती कबीर की धरती है, वो तुलसी की धरती है, वो भगवान भोलेनाथ की धरती है, और रविदास
इतिहास की धरती है, वहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई हुआ है ऐसा तो हम तो उसकी घोर निंदा करते हैं। किसी भी नेता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस, अब देखिए मैं यही कह रही हूँ, मैं काका जी मैं यही बात कह रही हूँ। नहीं अब देखिए नहीं बहुत सर बहुत लंबा बोले आप, इतने सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, फिर सभी मैंने आरपी जी को भी रोका। सुचारिता एक सेकंड, अरे थोड़ा मैं खत्म कर रहा हूँ। अभी थोड़ा बचा है, बनारस अभी इतने सबके बाद अभी बचा भी है। तो ना माँ गंगा साफ हुई, ना कोई एसटीपी प्लांट बना। बनारस के बीएचयू में एक बेटी का भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने वाले दरिंदों ने नोचा। देखिए तो मैं एक चीज बोल रही हूँ मनोज जी, मेरा सवाल यही था, कल जब नीट पर बोलने के लिए, मलूक जी को स्क्रीन पर रखिए, कल जब नीट पर आपने नीट का जिक्र किया, मेरा सवाल यही था कि नीट पर बोलने राहुल गांधी आए थे तो वो उन बच्चों के बारे में, उस परीक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। तेजस्वी यादव पर भी बोलने के लिए उम्मीद कर रहे थे हम, क्योंकि वो भी एक पहलू था जिस पर वो खुद आज बोल रहे हैं तेजस्वी। अब मैं ये चाह रही थी कि वो भी बोले, लेकिन उसके बावजूद एक मिनट मलूक जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुकिए ना, गुजरात की अरे एक मिनट रुक जाइए, मलूक जी के पास चली जाऊं या पूरे शो में मनोज सिंह काका ही बोलना चाहते हैं? फिर मैं बाकी सबको बोल दूं कि इतना ही है भाई, चलिए आज नहीं है। काका जी प्लीज, मुझे मलूक जी के पास जाना है। मलूक जी मेरा सवाल ये है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन वहां आकर उन्होंने जो बात कही कि हमने डिमोलिश कर दिया है नरेंद्र मोदी के कॉन्सेप्ट को, हमने नरेंद्र मोदी की जो अवधारणा है उसे खत्म कर दिया है, और ये बहुत बड़ी जीत है। अब ये अगर सरकार नहीं बन पाई, तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद क्या यही नैरेटिव है जो बार बार दिया जाएगा कि हमने नरेंद्र मोदी को डिमोलिश कर दिया है? कहां कर दिया? देखिए सुचित्रा जी, सबसे पहले तो आज सुबह जो आप पार्टी के लोग थे वो कह रहे थे लोकतंत्र की जीत हुई है, और दोपहर को आते आते कहने लगे ये तानाशाही है। चुनाव से पहले कह रहे थे लोकतंत्र प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, और रिजल्ट के बाद वो खत्म हो गई है। तो ये क्या कहते हैं सुबह को और दोपहर को क्या कहते हैं, अपनी बात को अपनी बात से ही काटते हैं। इसलिए मोदी जी के बारे में ये जो कह रहे हैं, इनकी तो बात देश सारा देख रहा है, देश सारा जानता है, सब अनदेखी कर रहे हैं। क्योंकि नेहरू जी के बाद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब तीसरी बार किसी ने बैक टू बैक उठा करके प्रधानमंत्री की शपथ ली। नेहरू जी का समय एक और था जब एक ही पार्टी थी, तो आती कौन से सामने, जब आज़ादी के बाद एक ही पार्टी थी। आज तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की करीब 30 पार्टियां थी, उसके बाद भी मोदी जी ने हरा करके तीसरी बार शपथ ली। और देश में ऐसा कोई आज तक व्यक्ति नहीं हुआ 1913 से जब से लेजिस्लेटर सिस्टम स्टार्ट हुआ, 1947 से जब से देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बाद 52 में जब से चुनाव होने शुरू हुए, कोई 4 बार लगातार बैक टू बैक मुख्यमंत्री रहा हो और 3 बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री रहा हो। तो ये मोदी जी के बारे में जो भी कह रहे हैं, या उनको डिमोलिश कर दिया, उनको हम जीत गए, मोदी जी हार गए, ये सब चीज़ों के बीच में भी ये जीत मान रहे अपनी। और 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ले ली, उनके मंत्रियों ने शपथ ले ली, और 100 दिन का आगे रोड मैप तैयार कर लिया, और उठा करके स्पीकर का आज जो अपना प्रोटेम स्पीकर है जो वो भी डिक्लेयर कर दिया। अभी जैसे ही सदन 24 तारीख को चालू होगा, 26-27 में ऑनरेबल स्पीकर का तय हो जाएगा। और इनको जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस का भी दुर्भाग्य था, देश का भी दुर्भाग्य था, 2014 से 2019 तक इनके 44 एमपी थे, 2019 से 2024 तक 52 एमपी थे, तो ये नेता प्रतिपक्ष बना ही नहीं सकते थे। पहली बार मौका मिला 10 साल के बाद तीसरी योजना में कि अपना नेता, बस खत्म कर रहा हूँ, बोलिए प्रतिपक्ष बना सकते थे, नेता प्रतिपक्ष, तो मैं खत्म कर रहा हूँ सुचित्रा जी, खत्म कर रहा हूँ। काका जी मुझसे नाराज हो जाएंगे ना फिर। बना सकते थे, लेकिन ये अपना मैं खत्म कर रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष बना नहीं पाए, खुद अपना काम कर नहीं पा रहे। कहिए कि आप चवन्नी छाप वाला कार्यक्रम तो एनडीए में नहीं होगा ना मलूक भाई। सांसद जी चवन्नी छाप की तरह एनडीए से नहीं भाग जाएंगे ना, कम से कम वहां तो रहेंगे।
और आपके तो नेता वहीं शिक्षा मंत्री भी हैं, उनसे पूछिए कि पेपर लीक पर क्या जवाब है उनका, कि चवन्नी छाप की तरह फिर बदल जाएंगे। अच्छा, अब मेरे पास एक खबर आ रही, क्योंकि मलूक जी बात कर रहे थे स्पीकर की, मैं उस पर एक खबर बता दूं, उसके बाद मैं वरुण जी के पास भी जाऊंगी। मिश्रा जी इंतजार कर रहे हैं, सौरभ दुबे जी इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, एक बार बड़ी खबर बताऊं कि किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा हमला, प्रोटेम स्पीकर पर राजनीति ना की जाए। अब मलूक जी अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा ये खबर बता देती हूँ। किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है। कांग्रेस को भर्तृहरि महताब से आपत्ति क्यों है? बीजेपी परंपरा का पालन कर रही है और सोशल मीडिया में कांग्रेस या विपक्ष भ्रम ना फैलाए प्रोटेम स्पीकर को लेकर। अब प्रोटेम स्पीकर को लेकर क्या दिक्कत है वरुण जी? मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूं, बात हम अभी वापस अरविंद केजरीवाल की और राहुल गांधी के बयान की करेंगे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर पर किरेन रिजिजू का बयान आया कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। भाई वहां तो सिर्फ शपथ ही उन्होंने दिलानी है, उसमें क्या दिक्कत है? उस पर भी आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं। सुचारिता जी, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, पूरी डिबेट में ये डिस्कशन हो रहा है कि विपक्ष ये क्यों पूछ रहा है, ये क्यों पूछ रहा है, ऐसे बयान क्यों दे रहा है, तो विपक्ष बंद हो जाए, मौन धारण कर ले, विपक्ष का अर्थ ही खत्म कर दे। यही तो मानसिकता है बीजेपी की, आज की जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी है, कि कोई विपक्ष हो ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं। वो चाहे जो भैंसचुर वाले हैं, चाहे मंगलसूत्र की बात कर ले, चाहे किसी को करोड़ों की गर्लफ्रेंड कहते हैं, किसी को जर्सी गाय कहते हैं, खुद का शाब्दिक आचरण दिख नहीं रहा। राहुल गांधी का नाम लेते हैं दिन भर बैठ के। अभी राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हो? अगर वो नेता नहीं है तो पूरे देश में राहुल गांधी चर्चा करते हो सुबह से शाम तक, क्योंकि आपको भय है कहीं ना कहीं राहुल गांधी से। नहीं तो जिससे भय नहीं होगा उसका क्यों नाम लोगे आप दिन भर? लेना नहीं चाहिए अगर आपको पसंद नहीं है कोई बात, उसका शाब्दिक आचरण। तो खुद का शाब्दिक आचरण दिखता नहीं है, कांग्रेस जपते हैं सुबह से शाम तक। अब बात आप कर रहे हो कि प्रोटेम स्पीकर पे क्यों टिप्पणी करी, क्यों ट्वीट में कोई ट्वीट किया या सोशल मीडिया पे किसी, इसलिए किया कि दूसरे सांसद जो 8 बार के हैं, ये 7 बार के हैं, वो शायद 8 बार के, उस पर टिप्पणी की। भाई सबसे बड़े जो सीनियर मोस्ट है उसको बनाने की परंपरा फॉलो की जाती, तो नहीं की, कोई बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक की चाहेगी जैसी करना चाह रही। लेकिन बात हो रही है छात्रों के भविष्य की। सेल्फी ले रहे हो आप कश्मीर में, मणिपुर तो नहीं जाते हो सेल्फी लेने आप, वहां क्या दिक्कत आ रही थी आपको? वहां भी जाते सेल्फी लेने। तो ये सब चीजें तो विपक्ष तो बात करेगा। भाई विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना, और विपक्ष को सीटें मिली है, विपक्ष को भी सीटें मिली है ना। अभी तो कह रहे 99 मिली है कांग्रेस को, खुशी मत मनाओ। अरे भाई आप तो कुछ भी, खुशी भी मत मनाओ, बोलो भी मत, मौन धारण कर लो। ये सब चीजें चल नहीं सकती, इनको इस मानसिकता से आपने मौन धारण कर लिया क्या वरुण जी? इतना कुछ आप बोल रहे हैं, आपने मौन धारण कर लिया, काका जी ने मौन धारण कर लिया? नहीं होता है ऐसा, लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और चुनाव भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, और ये देश भी लोकतंत्र है। ये तो आप ही लोग कहते हैं लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। हमारे शो में देखिए महाभारत में कितना लोकतंत्र है, काका जी सबको चुप करा देते हैं, आप देखिए कितना कुछ बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है आपको? यही लोकतंत्र होता है। थोड़ा कृष्ण को तो सुनिए। अरे महाभारत में संजय के संवाद को भी सुनिए सुचारिता। संजय तो पता नहीं है, नारद मुनि बहुत है यहाँ पर सर। यहाँ संजय नहीं पता है, नारद मुनि बहुत है। गठबंधन कहेंगे और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन कहती हैं। आप इंडी गठबंधन क्यों कहती हैं? आपको दोनों तरफ समता का भाव रखना चाहिए। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बोलती हैं आप क्यों डरती हैं बीजेपी से? आप तो पत्रकार हैं। बहुत घिसी पिटी बात हो गई ना मनोज जी, कितनी बार आप लोग ये बोलेंगे? मैं तो इंडिया बोल रही हूँ, आपको खुश हो जाइए आपसे। मैं आपको कह रही हूँ, आप इंडिया के प्रतिनिधि हैं भाई, हम सब इंडिया के प्रतिनिधि हैं, खुश हो जाइए मनोज जी। मैंने तो ये भी कह दिया, हम सब इंडिया है, हम सब इंडिया है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। मैंने तो बोल दिया आपसे, अब इसमें आगे बढ़िए सर। बहुत बार आप लोग बोलते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये आरोप लेकर आप कब तक ढोते रहेंगे? ये आरोप से कब तक ढोते रहेंगे? मैं आगे चल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये बार बार बयान आप लोग डिबेट में ले आते हैं और इस पर बयानबाजी करते हैं। मैं वरुण जी आपके एक बार संजय मिश्रा जी के पास जा रही हूँ। संजय मिश्रा जी, अच्छा एक मिनट, संजय मिश्रा जी, हाँ बोलिए। मलूक जी भी बोलना चाह रहे हैं, आरपी जी भी। मैं आ रही हूँ, जल्दी से आ रही हूँ। एक बार संजय मिश्रा जी और सौरभ जी को ले लूँ, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। संजय मिश्रा जी जरा बता दीजिए, वहां पर वो कह रही हैं की भाषा। हाँ आ रही हूँ। संजय मिश्रा जी एक बार जरा बता दीजिए, ईडी हाई कोर्ट तो चला गया, मंत्री के लिए। हाँ मैं आ रही हूँ। ईडी हाई कोर्ट चला गया, ईडी हाई कोर्ट चली गई। सुनीता जी कह रही हैं ईडी किसी को लिबर्टी नहीं देती है। भाई किस चीज की लिबर्टी देगी ईडी? उनका तो काम है ये। अगर वो जा रहे हैं, कल तो बेल मिल गई थी तो बहुत जश्न था। अब सवाल वापस पूछ देती हूँ, वो तो बहुत सारा जश्न मनाया जा रहा था, और ये प्रक्रिया है स्वाभाविक। अगर बेल मिलेगी तो आप फिर जश्न मनाएंगे और फिर कहेंगे कि कोर्ट की वाहवाही करेंगे। नहीं, उन्होंने ईडी के लिए बोला है, कोर्ट के लिए नहीं बोला। हाँ
उन्होंने कहा ईडी किसी को लिबर्टी नहीं देती, क्यों कोर्ट देगी? के फैसले पे हमने खुशी मनाई। मैंने खुद गाजियाबाद में लड्डू बांटे। मलूक नागर साहब कहीं दूर थे, दिल्ली थे, पहुंच नहीं पाया, नहीं तो अपने भाई को मैं जाके जरूर लड्डू खिलाता। मलूक साहब का सम्मान करता हूं, इनके एक एक शब्दों पे भरोसा करता हूं, लेकिन आज ये जिस दल में है उस दल के नेता के बातों पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। वो कब किधर जाएंगे, वो कब इंडिया के साथ होंगे और कब एनडीए के साथ होंगे, इसका कोई गारंटी मलूक साहब भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये सच है, जो तानाशाही शब्द का प्रयोग किया गया, शायद आपके डिबेट में भी मैंने भी बहुत बार तानाशाह कहा है। मणिपुर पे सवाल होगा, आप बोलेंगे नहीं। बनारस में रेप होगा, सवाल होगा, आप बोलेंगे नहीं। हथरस जलेगा, आप बोलेंगे नहीं। मणिपुर जलेगा, आप बोलेंगे नहीं। सीतापुर में कांड होगा, आप नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? जब तक चाहे वो दिल्ली हो, महिलाओं का मामला हो, जुआओं का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, महंगाई का मामला हो, विपक्ष सवाल पूछता रहेगा, आप नहीं बोलेंगे, इसे तानाशाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मतलब आप तो सांसद रहे हैं, आप तो वरिष्ठ सांसद हैं, आप सब कुछ समझते हैं। आपकी मजबूरी हो सकती है आज, क्योंकि आप गठबंधन व सत्ता के साथ हैं। कल विपक्ष में होते तो शायद आप बोल पाते, मेरे सवालों पे हाँ में हाँ मिलाते। आज मजबूरी है, मैं समझता हूं, लेकिन ये तो बोलिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ ज्यादती हो रहा है। भाई राहुल एबनऊ के कोर्ट के बयान को नकारिए। भाई मलूक जी तो जब विपक्ष में थे तब भी वो अपनी मन की बोलते थे। किसी एक कोर्ट के बयान के साथ आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? जब ये कहा गया बेल देते वक्त कि हाँ ठीक है कि आप इन्वॉल्व नहीं हैं, तो नहीं है तो जेल में क्यों है अरविंद केजरीवाल? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देखिए संजय जी, ऐसा है कि कोर्ट में तो सवाल जवाब ही होते हैं और कोर्ट में दलीलें ही रखी जाती है, उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। मेरा मतलब यह है कि इस पर तानाशाही करार देना, कल बेल पर इतना जश्न मना लिया, आज अगर ईडी वापस हाईकोर्ट चली गई तो उस पर तानाशाही हो गई देश में और उनको आतंकी करार दे दिया गया, ये सब बोला जा रहा है। सवाल सिर्फ इसीलिए पूछ रही हूं मैं। मनोज काका ने अपनी बात में कहा, हाँ। मैं इसलिए उसको छोड़ दिया था कि जब एक कोर्ट का फैसला अब तक अपलोड नहीं हुआ, अभी तक आदेश आया नहीं, अब किस आधार पर ईडी चली गई? चलिए बताइए आरपी सिंह, मैं सौरभ जी के पास जाऊंगी, लेकिन आरपी जी पहले जवाब दे दीजिए। उन्होंने पूछा है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था, ईडी चली गई, इसलिए हमें आपत्ति है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पीछे आपने पूरी एक टीम बिछा रखी है कि जेल से बाहर ना आ पाए। बोलिए। आपत्ति तो हाई कोर्ट को करनी चाहिए थी, हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई करी, उसके बाद अपना फैसला अभी रोक लिया, परसों फैसला अपना डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। कोर्ट ने तो मान्य किया ना, कोर्ट ने कहा, ईडी गई कोर्ट के सामने कहकर कि हमारी सुनवाई नीचे वाली जो वेकेशन बेंच है उन्होंने करी नहीं, इसलिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि उससे पहले वाली जो रेगुलर बेंच थी राहुल गांधी ने, उन्होंने बेल देने से मना कर दिया था इसी मामले में। ईडी हाई कोर्ट क्या अधिकार है ईडी को, मुझे अफसोस है कि मनोज काका जी ने बड़ी घटिया बात करी। और अरे सर अच्छी बात थी, ठोकर मैंने अच्छा नहीं आपको ठोकर है ना बीच में। अरे ठीक है, एक एक करके भाई। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए आरपी सिंह की, फिर मैं सौरभ जी के पास जाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगा मनोज काका जी ने आज, मनोज काका जी ने एक देश के आदरणीय मंत्री को लेकर चुन्नी छाप बोला, तो असल में क्या कि असर हो गया, क्योंकि कांग्रेस वाले आपको अखिलेश बोलते, इसलिए आप दूसरे नेताओं के इस प्रकार की भाषा मत इस्तेमाल करें तो अच्छा नहीं लगता। जब आपको लेकर अखिलेश बोला तब हमको भी बुरा लगा था, और ये अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि आपकी सोच दिखती है कि आपका आप पे असर होने लगा कांग्रेस का और राहुल गांधी का दिखने लगा, आप तो ऐसे ना थे। और दूसरी बात, और संजय भाई जरा स्वाति मालीवाल का भी जिक्र कर देते, जिसको मुख्यमंत्री निवास में बिठवा दिया आपने, और जिसने पीटा उसके पक्ष में जाकर धरना प्रदर्शन किया। अब देखिए इनके लिए, अच्छा एक मिनट, राहुल गांधी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि अगर हमारे दो मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले जेल में डाल दिया, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया था, एक विदेशी अखबार को इंटरव्यू दिया था, और उसमें कहा था सौरभ जी कि अगर हमारे दो मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले जेल में डाल दिया, अगर नहीं होता तो हमारे नतीजे ऐसे आते कि हम सरकार बना लेते। सौरभ जी को स्क्रीन पर रखिए। तो अब सवाल यह है कि अभी पहले वो ये कहते हैं, और दूसरी तरफ अब तो अरविंद केजरीवाल की बेल पर, मुझे लग रहा था उनको कल बेल मिली है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पटाखे जला रही थी और सत्यमेव जयते लिख रही थी, किसी भी विपक्षी नेता ने उन्हें कांग्रेचुलेट नहीं किया है, क्योंकि दिल्ली में तो दरार पड़ गई है अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। देखिए, जिस प्रकार से एक राजा की जान जो है वो तोते में बसती थी, तो एक बड़े वकील साहब हैं, उनकी जान जो है, उनकी जो राज्यसभा है वो अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई में फंसी हुई है। जब अरविंद केजरीवाल जी को रिहा करा देंगे तो उनको बाकायदे राज्यसभा वो प्राप्त हो जाएगी। वो देश के बड़े एक वकील हैं, जाने माने वकील हैं।
अब जिस प्रकार से वो सारे प्रयास तो कर रहे हैं निचली अदालत में, जो भी जुगाड़ तंत्र अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि ईडी, सुन लीजिए, की जिम्मेदारी लेंगे तो आप कोर्ट के बारे में आप कह रहे हैं नहीं आप जिम्मेदारी अरे भैया सुन लीजिए, अरे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गई ना सरकार, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं निचली अदालत का पलट रहती है। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, सुन लीजिए पहले। संजय जी आपके बीच में, ठीक है, पूरी दलील आपको, मुझे जज क्यों बना रहे हैं आप? मुझे क्यों? एक सेकंड, अरे भाई एक मिनट, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे जज मत बनाइए, वो दलील रख लें, उसके बाद आप इंटरजेक्ट कर लीजिए, दलील रखिए पहले। नहीं एक मिनट संजय जी, एक मिनट सुन लीजिए। अभी आपने बोला क्या? नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं। आपने बोला मैनेज नहीं किया जा रहा, मैंने कहा सारे प्रयास किए जा रहे हैं केजरीवाल को छुड़ाना से। सुनिए, आपसे सीखने की जरूरत नहीं मुझे। एक सेकंड, मैंने कहा अरविंद केजरीवाल को छुड़ाने के जो भी प्रयत्न है वो पार्टी कर रही है, ठीक है, उनके वकील कर रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें? आप ज्यादा कानून पढ़ाएंगे हमको, चुप रहिए। इस तरह से नहीं। अरे सुन लीजिए संजय जी, भाई बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपको क्लियर भी कर दिया अभी। अब सुन लीजिए संजय जी प्लीज, आई डोंट लाइक दिस, मैं बाहर चली जाऊंगी फिर। सुचरिता जी, जिस प्रकार से जब जनता देखती है ना टेलीविजन और लोग कहते हैं मणिपुर पे बात करते हैं, तो वो लोग स्वाति मालीवाल को तो भूल जाते हैं। जब वो बात करते हैं कि मणिपुर की बार बार चिल्ला करके, तो वो संदेश खाली को भूल जाते हैं। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वो संजय कहाँ है? भाई संजय तो एंकर ही है ना, जो आईना दिखा रही है आपको वहां पर, लेकिन आप धृतराष्ट्र बने, आप ये नहीं स्वीकार कर रहे कि एक बड़ी पार्टी 240 अकेले लेकर के आई हुई है, और आपको 240 का आंकड़ा छूने के लिए कम से कम 8-10 पार्टियों को जोड़ना पड़ेगा। 99 पे कांग्रेस है, 35 पे सपा है। छोड़िए, सुन लीजिए, अच्छा एक सेकंड, उसके बाद अभी जो समाजवादी पार्टी मलूक जी और काका जी क्या बनारस में घाटों का नवीनीकरण नहीं कराया गया? क्या वहां का मठुआ टी आप देखिए जाकर के रेलवे स्टेशन, जनता ने वोट क्यों नहीं किया आपको? जनता नहीं वोट नहीं कर, वो देखिए नरेंद्र मोदी जो है ना, वोट की मोदी जी हारे हुए हैं बनारस से, विकास की सियासत के लिए नहीं करते। एक सेकंड, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हारे हुए बनारस से। संजय जी, केजरीवाल दिल्ली हार गए पूरा, दिल्ली से हारे हुए केजरीवाल, नहीं बिल्कुल दिल्ली से हारे हुए केजरीवाल, 7 की 7 सीटें वो हार गए, 7 की 7 सीटें हार गए, तो दिल्ली से हारे हैं केजरीवाल। बोल के दिखाइए जरा एक बार, दिल्ली हार गए केजरीवाल, बोलिए ना। वो बीजेपी के देखिए संजय जी, मैंने हर बार महाभारत में, संजय जी आप ये बोल नहीं पाएंगे, आप नरेंद्र मोदी को बनारस से हारा हुआ बता रहे, लेकिन ये नहीं बोल पा रहे कि दिल्ली हार गए केजरीवाल, 7 की 7 सीटें हार गए। ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस क्यों है? देखिए नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन कम हुआ, ये सब जानते हैं, आप भी, बीजेपी वाले भी, तो इसमें ये, और मैं तो हर बार महाभारत में बोलती हूँ, इस पर बीजेपी को भी सोचना है, आपको भी सोचना है, लेकिन आप ये नहीं बोल पाएंगे कि दिल्ली हार गए केजरीवाल, जबकि वो हारे हैं 7 की 7 सीटें। अच्छा नहीं आ रहे हैं, चलिए आप जीत का जश्न मनाइए, आप जीत का जश्न मनाइए सर, आपने 7 जीत ली। मलूक जी क्या जा रहे हो, काका जो मलूक जी बोलिए, ये जो बात बोली कि नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट डिमोलिश कर दिया, वो अभी भी कह रहे हैं हम तो जीत गए हैं भाई। मलूक जी बोलते रहेंगे कि हम लोग नहीं, आप कैसे नहीं बोलेंगे सर, आप तो छाए रहते हैं महाभारत में। मैं आ रही हूँ उसके बाद आपके पास, काका जी हाँ बोलिए, मलूक जी आप बोलिए पहले, फिर काका जी। हाँ सुचरिता जी, काका हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और हम इनके नेता की बहुत इज्जत करते हैं, और आरएलडी और एसपी ने मिलके एक इतिहास यूपी में रचा, और आरएलडी का सपोर्ट इनको मिला और समाजवादी का सपोर्ट हमें मिला। तो ऐसी स्थिति में इनको हमारे नेता के बारे में ऐसी राय नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र और चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी आरएलडी है। ये इनसे प्रार्थना करूंगा जरा प्लीज बोलने दें। हाँ, प्लीज बोलने दें। चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, और चौधरी चरण सिंह जी के साथ उनका आशीर्वाद लेके माननीय मुलायम सिंह जी ने राजनीतिक अस्तित्व में आए, एसपी पार्टी बनाई। इनको ऐसी कोई भी बात इनको नहीं कहनी चाहिए। अगर इनको कहना है तो कांग्रेस के खिलाफ कहना चाहिए, आय से अधिक संपत्ति के केस माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय मायावती जी पर केस लगाए। अगर इनको खिलाफत करनी है तो कांग्रेस की करनी चाहिए, हटाओ अखिलेश पखलेश को। मध्य प्रदेश में इनकी बेइज्जती करी, इनको ध्यान रखना चाहिए कि नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी की एंकर से लड़ना शुरुआत कर देते हैं। तो काका जी आप तो बहुत समझाइए ना मलूक जी, मैं तो कब से समझा रही हूँ इन्हें, और इन लोगों में ये यही करते हैं हर बार आकर। मैं इनको इतनी बार ये आग्रह कर चुकी हूँ, ये सुनते नहीं है। आपने समझाया है तो अब शायद थोड़ा सुन लेंगे आपकी बात। मैं एक बार मैं ये खबर बताऊं काका जी, क्योंकि आप ही के नेता से जुड़ी हुई है, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कहा है? वो कह रहा है कि अखिलेश ज्यादा बड़बोले ना बने, 24 का बदला हम 27 के विधानसभा चुनाव में लेंगे।
2017 में दोनों लड़कों को हमने हराया था, अब हम बदला 27 में ले लेंगे। अब ये सियासी जो महाभारत है वो बदले वाली भाषा पर आ गई है। काका जी इस पर भी जरा रिएक्ट करिएगा, क्योंकि आपके नेता के लिए बोल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को बस यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति आसमान में थूकता है, केशव मौर्य जी आसमान में थूक रहे हैं, और उन्हें अब भी अगर इसका आभास नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हारे हैं, वो अपना बूथ और अपना विधानसभा तक हार गए हैं, अब वो आसमान में थूक रहे हैं, तो आप आगे की बात समझ ही सकती हैं कि वो कहां पर रिएक्ट होने वाला है, वो थूक कहां पर गिरेगा। दूसरी बात जो आरएलडी के सांसद, पूर्व सांसद जी ने कहा, इन्होंने ठीक बात कहा कि हमारी पार्टी पूज्य श्रद्धेय किसान नेता, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के विचारों की पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के, डॉक्टर लोहिया के विचारों से, सिद्धांतों से, हमारे श्रद्धेय नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह जी ने और आज के बहुजनों के नायक माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी धोखा नहीं किया। उन मूल्यों और सिद्धांतों से, उन मूल्यों और सिद्धांतों के साथ खड़े रहे। लेकिन दुर्भाग्य यह है सांसद जी कि आपके नेता चवन्नी छाप की तरह पलट गए। इसी पे सवाल उठा रहे हैं हम लोग। नहीं तो आपकी जो क्या थी 9 सीटें पे आई और आज हमारा आपका गठबंधन होता तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सुनिए तो हमें आ रही हूं, उसके बाद आपके पास आप वर्तमान सांसद के रूप में टीवी चैनल पर नहीं, मैं काका जी मैं आपसे एक अनुरोध कर रही हूँ, मैं एक अनुरोध कर रही हूँ आपसे। अगर वो आरपीजी भी होते, मलूक जी भी होते, काका जी किसी भी नेता के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में मुझे लगता है इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों किया जाए। हम इसी की तो बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि वो उल्टा हम पर आ जाती है। एक उंगली उठाते 4 हम पर आती है। तो ये इस तरह की भाषा से आप परहेज क्यों नहीं करते हैं? मनोज जी आप तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपको इस तरह की भाषा पर उतरने की जरूरत ही नहीं है। अरे हाँ बोलिए। नहीं, आप बौद्धिक साझेदारी देखिए, आपकी बौद्धिक साझेदारी की मैं प्रशंसा करूंगा, थोड़ा सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों की भाषा और मर्यादा मटन मुजरा तक हो, जो लोग हर दूसरे राजनीतिक दल का मर्यादा आरपीजी के पास पहले जा रहे हो, मलूक जी अच्छे शब्द चाहते हैं, ये कहाँ हो पाएगा? आप जिस तरह की भाषा और जिस तरह का व्यवहार करोगे, ठीक उसी अंदाज में अपोजिशन के लोग और जनमत जिनको मिला है, हम लोग भी ठीक इसी तरह रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपके किसी तानाशाही के व्यवहार से मुझे लगता है कि इस स्तर पे नहीं उतरना चाहिए, इस स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। मनोज जी आप भले ही, मैं यही बात आरपीजी से भी कहूंगी, अगर उन्होंने आपके किसी नेता के बारे में इस तरह का बयान दिया हो तो मैं उनसे भी यही कहूंगी। आरपीजी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप ही ने ये शुरू किया है चलन। चलिए आरपीजी जवाब दे रहा है। मनोज जी हाँ देखिए क्या कि आरपीजी से अब देखिए, अब फिर आप उनके बीच में बोलने लगते हैं जो नई दोस्ती और फिर आप बोलेंगे कि यही बोलते रहेंगे। एक मिनट, ठीक है आरपीजी बन रहा, ये सब भाषा एक प्रधानमंत्री की होनी। ठीक आरपीजी बोल रहे हैं। गर्लफ्रेंड की कीमत लगाने वाले नेता के चेला। आरपीजी बोलिए। हाँ आरपी सिंह जी देखिए, असल में इनकी जो ये नई दोस्ती हुई ना राहुल गांधी के साथ, ये अमर्यादित भाषा वहाँ से इन्होंने उठा ली। ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये इटली की संस्कृति है। इन्होंने इटली की संस्कृति उठा ली है, इन पे भी इटली की छाप लग गई है कि जहाँ पर इस प्रकार की भाषा अपने से बड़ों के लिए, अपने साथियों के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। अगर आपकी भाषा में मुझे जवाब देना हो तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ और उसमें आपको बहुत दिक्कत भी होगी, आपको कष्ट भी होगा। तो मैं एक उदाहरण लेकर बोल दूं कि आपके नेता ने टूटी चोर नेता है, तो अच्छा लगेगा क्या? अच्छी बात नहीं है, ऐसा कहना किसी भी सभ्य समाज में ठीक नहीं है। परंतु इसलिए आप कुछ भी कहने से पहले एक मंत्री है देश के, उनको आप कहेंगे चुन्नी छाप या ऐसे ठन्नी छाप, ये अच्छी भाषा नहीं है। मैं आपकी आरपी सिंह जी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि भाषा का स्तर हम खुद नहीं गिरा सकते, और जब हम जिस स्तर पे बात करेंगे हमें भी उसी तरह से आका जाएगा, ये स्वाभाविक होता है। अब वरुण जी देख लीजिए, इधर उधर देख रहे हैं, थोड़ा गुस्सा भी खा रहे हैं। वरुण जी देखिए, मैं आपसे ये बोलूंगी, क्योंकि आप अपनी भाषा का स्तर नहीं गिराते कभी, और इसके लिए मैं आपकी तारीफ करती हूँ। आप भले ही मुद्दों पर इधर उधर मुद्दों पर आप अपनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप भाषा का स्तर नहीं गिराते। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये जो बार बार बात होती है, कमिंग बैक टू माय डिबेट, क्योंकि हम लोग इतने डाइग्रेस कर गए हैं कि ये जो बात नरेंद्र मोदी के लिए कही गई, पहले तो आपसे पूछूंगी, अच्छी बात थी जो राहुल जी ने कही,
56 इंच का सीना नहीं, अब तो 20, 30, 32 रह गया है, हमने उन्हें फिनिश कर दिया है। फिनिश कर दिया तो चलो राजनीति में चलता है। सुचारिता जी, सबसे पहले तो भी सरदार साहब ने क्या कहा, इटालियन संस्कृति क्या बेकार होती है क्या? पूछिए इनसे, फिर क्यों प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं बार बार इटली? ये तो सबसे पहले शाब्दिक आचरण, तो यही गिरावट आ रही है आपकी डिबेट में। और अपने तो शाब्दिक आचरण की मर्यादित आचरण होना चाहिए, इसकी कितनी डिबेट हो चुकी, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी। मैंने तो हमेशा कहा सबको एक मर्यादित आचरण की एक सीमा में बोलना चाहिए, और उससे आगे जा रहे हैं ना, डिबेट में जाते हैं, फिर दूसरों को हम क्या बोलेंगे? देखिए, किसी के लिए भी, किसी भी मनुष्य के लिए हम अगर कुछ बोलते हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो हर मनुष्य अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने जो भी उसकी प्रारब्ध है या जीवन के कर्म है उसको लेकर के पैदा होता है। तो हमारे पास क्या अधिकार है? हम कोई भगवान तो है नहीं कि दूसरे पे टिप्पणी करेंगे आप ऐसे हो और आप वैसे हो। तो किसी के लिए भी टिप्पणी करना गलत है। शाब्दिक आचरण, मर्यादित आचरण सामाजिक राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक है। सबसे ज्यादा इस 10 साल में क्यों देखा गया है? क्योंकि आप फिर कहोगे मोदी जी के लिए क्यों कह रहे हो? जो प्रधानमंत्री जो होते हैं, एक गार्जियन होते हैं फैमिली के, अगर वो अपना शाब्दिक आचरण गिराएंगे तो हम दूसरे हमारे नेताओं पर अपन कैसे प्रश्न करेंगे? तो अब जो अगर मर्यादित आचरण मोदी जी का रहा होता तो आप मुझे कहते तो मैं आप कहता जितनी निंदा करता मेरे कांग्रेस के नेताओं की, पर वो उन्होंने नहीं करा। वो अभी भी कह रहे हैं। अब ये सरदार साहब तो बीजेपी के प्रवक्ता है, कह रहे हैं इटली की संस्कृति। तो जो लोगों के मानसिकता में ये बैठ गया कि दूसरा नहीं करे शाब्दिक आचरण, दूसरा तो पालन करे, हम पालन नहीं करेंगे, तो अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, कहीं इलाज नहीं होगा। आप भी इतनी बहस करोगे इनसे, आपके लिए भी कुछ भी बोल देगा कोई आदमी। जब आप हमारे यहाँ पे सब इज्जत करते हैं, महिलाओं की, बहनों की, माता की, कोई भी हो, लेडीज, लड़कियां, सबकी हम इज्जत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, पैर छूना भी पाप मानते हैं, पैर लगाना भी। तो वो जब आपके लिए कोई बोल देगा डिबेट में बैठ के, तो वो इससे ज्यादा अब क्या चर्चा की जा सकती है? आज की तारीख में भी डिबेट के अंदर मैंने सुना अभी कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा, कोई किसी के लिए क्या बोल रहा है। तो ये हम ही जब तक स्वयं के ऊपर नहीं आचरण का पालन करेंगे, दूसरे पे मैं नहीं समझता उपदेश देने का हमको कोई अधिकार है। सुचारिता, ठीक है, अब मैं सहमत हूं आपसे। मैं एक चीज, अब ये सीधे सीधे डिबेट में, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि एक सरकार बनी, उस सरकार को लेकर विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि ये नंबर इनके पास नहीं आए हैं, ये सरकार बन तो गई है लेकिन नरेंद्र मोदी का बहुमत नहीं है। अब इसी को लेकर क्या ये हमला बार बार किया जा रहा है? मैं एक कुछ बयान दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी शिवसेना का भी एक समारोह था और स्थापना दिवस का समारोह था, उस पर खुलकर उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी की सरकार गिर जाएगी। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलने वाली है, ये नीचे से हटा दीजिए जरा, मोदी की सरकार गिर जाएगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी यानी इंडिया गठबंधन सत्ता संभालेगा। ये उद्धव ठाकरे का बयान आया। फिर राहुल गांधी 2029 तक नहीं चलेगी मोदी की सरकार, वो कह रहे हैं छोटी सी चूक गिरा सकती है सरकार को। खड़गे जी ने पहले ही ये कहा था कि एनडीए सरकार गलती से बनी है, अल्पमत की सरकार है, कभी भी इसका सफाया हो जाएगा। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार 5 साल नहीं चलने वाली है। एनडीए के जो सहयोगी दल है वो बहुत नाराज है। अब मैं मलूक जी आपसे पूछ रही हूं, एनडीए के सहयोगी दल बहुत नाराज हैं। अब जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन आपके नेता को लेकर भी कुछ तरह ऐसे बयान आए थे, वो नाराजगी दिखाने की कि मंच पर जगह नहीं मिली। अब ये जो नाराजगी है सहयोगी दलों की, जिसके सहारे विपक्ष कह रहा है कि सरकार उनकी कभी भी बन सकती है, बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, मैं चाहूंगी उस पर जरा बोलिए आप। सुचरिता जी, ये तो जिस दिन रिजल्ट आया बोले हम जीत गए, उसके कुछ दिन बाद बोले हम जीते हुए हैं, हम सरकार बनाएंगे। उसके बाद वहाँ 9 तारीख को शपथ ले ली, बोले अभी तो हम कुछ करने वाले हैं और कल कुछ होने वाला है। वहाँ शपथ भी होगी, मंत्रियों ने सबने शपथ ले ली, 100 दिन का रोड मैप तैयार हो गया, बोला कुछ होने वाला है। फिर स्पीकर ऐसे होने वाला है, स्पीकर उसका बनने वाला है। अरे ये बताओ, पहली बार तीसरी योजना में जो 15 साल तक चलेगी, 10 साल के बाद पहली बार प्रतिपक्ष का नेता बनाने का मौका मिला है। तुम पे प्रतिपक्ष का नेता तो अभी बना ही नहीं, और तुम सारे के सारे अपने आप को जीते हुए कहते हो हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। उधर सरकार भी बन गई। भाई तुम नेता प्रतिपक्ष तो बना लो कम से कम, फिर सरकार गिरा लेना, फिर बीच में ही अपनी बना लेना, फिर बीच में ही मोदी जी को कह रहे हैं नहीं चला पाएंगे फिर कर लेना। नेता प्रतिपक्ष तो बना लो। ये देश का और कांग्रेस जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसका दुर्भाग्य था नेता प्रतिपक्ष के लिए नंबर ही नहीं थे। जो 55 चाहिए 44 थे 2014 से 19, और 19 से 24 तक के लिए 52 थे, जो 55 चाहिए थे वो थे ही नहीं।
तो अपने गिरेबान में झांको, हमारी छोड़ दो और केवल मात्र नेता प्रतिपक्ष बना लो अपना। और जो हमारे साथी बैठे अच्छा, अपनी हैं, पसंद हम ये बता दीजिए चाहिए कि इस मलूक जी अपनी टेलीविजन पसंद को बता दीजिए। पूरे वो वर्ल्ड भी में तो लोग पूरे दिन देखते बताते रहते हैं हैं, अपनी इतनी पसंद गरिमा कि डिस्कशन कौन होना चाहिए स्पीकर, जो कौन है लोग हमारे देश के बारे में खराब सोचने लगे। लिया है, इसलिए जवाब लीजिए। हाँ ठीक है, कौन होना चाहिए भाई? मलूक जी आपकी कोई पसंद है? सुचारिता, हाँ, आ रही आपने हूँ हमारे काका जी, नेता आपकी के कोई बयान पसंद है का कि नहीं संदर्भ है? लिया है, इसलिए जवाब लीजिए। जवाब मलूक जी को लगता है मुझे आवाज नहीं आई। मैं बस ये पूछ रही थी, एलओपी पर वो बात कह रहे थे अपने खेमे की जो समस्याएं पहले उनको हल कर लो। काका जी वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी तो तय कर लीजिए, उसको लेकर भी अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन जिस पर दावा नहीं है, स्पीकर बनाना है हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी का मतलब नहीं, हमें अपना स्पीकर चाहिए। अगर ये डेप्यूटी नहीं बनाएंगे तो हम हल्ला करेंगे। ये सब आपने प्लान कर रखा है। देखिए सुचारिता, मलूक नागर जी तो एक बार संसद में रहे हैं, मैं समझता था कि उनको संसदीय परंपराओं का ज्ञान होगा। जो स्पीकर बनाने का जो अनुच्छेद है 92, 93, 94 है, जिसके पास संख्या होगी उसके स्पीकर बनेंगे। आप भी जानती, हम भी जानती। लेकिन सवाल है कि उनको थोड़ा अपने देश के इतिहास का भी अध्ययन करना चाहिए। अटल जी की सरकार ने 96 में और 99 में नहीं गिर गई थी संख्या के अभाव में। तो उसी तरह भी इस सरकार और मोदी जी के पास मात्र 240 सांसद है, चाहिए 272, तो कभी भी गिर सकते हैं। जिनका आपने डीएनए चेक करा हो, जिनको आपने एक करोड़ लाख 25 लाख का स्पेशल पैकेज बिहार का देने को कहा हो, आज तक न दिए हो। जिस चंद्रबाबू नायडू को आपने जेल भेजवाया हो, जिनकी पार्टियां तोड़ी हो, जिसका पूरा आपका चरित्र ही रहा कि जिसके साथ रहे, उद्धव ठाकरे के साथ रहे, उनके पीठ में आपने छुरा भोंपा, आपने अकाली दल में भोंपा। तो आपका लोगों के पीठ में छुरा भोंपने का जो इतिहास पर हकीकत तो ये है कि वो अभी वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं काका जी। वो कह रहे हैं वो उनके साथ है। आपकी सारी आस इस बात पर टिकी है कि वो टूट के आपके साथ आ जाए। आपकी सारी आस तो इसी बात पर टिकी है कि वो टूट कर आपके साथ आए। तो बना लो। मलूक जी जल्दी से बोलिए। अरे क्या टूट के लोग जाते नहीं हैं? ये कौन सी मैं ये कह रहा हूँ एनडीए के किसी भी पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने अपना पूरा काम कर लिया। माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, मंत्रियों ने शपथ ले ली। तुम्हें पहली बार मिला नेता प्रतिपक्ष तो बना लो। और हम तो चाहते हैं अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष बने, उनमें तमाम क्षमताएं हैं। वो कह रहे हैं हम तो चाहते हैं अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष बन जाए। इतनी बड़ी बात कह दी है उन्होंने मनोज जी। आप उनकी सरकार गिराने में लगे, वो तो आपके नेता को और बड़ा नेता बनाने में लगे। सुन लीजिए जरा, ये भी तो सुनिए जरा। ये नहीं सुन रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष। अच्छा मेरे पास समय नहीं है। आरपीजी एक मिनट, मैं एक बार आरपीजी के पास जा रही हूँ। आरपीजी जरा बता दीजिए, आपके खेमे में जो लोग हैं वो आपके साथ नहीं चलेंगे, आपसे डरे हुए हैं, आपके साथ नहीं चलना चाहते हैं और इसी आस पर ये इंतजार कर रहे हैं। तब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे और फिर ये अपनी सरकार बनाएंगे। आरपीजी लास्ट वर्ड। मुझे दो बातें कहनी है कि एक तो इनके इंडी गठबंधन से अरविंद केजरीवाल साहब ने अपना को किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरा इनके साथ कुछ लेना देना नहीं। हाँ। इसी प्रकार उद्धव ठाकरे जी ने ऑलरेडी कह दिया कि हम 288 की 88 सीटें खुद लड़ेंगे आने वाले महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के अंदर। ममता बनर्जी जिनके साथ है नहीं, वहाँ पर लेफ्ट पार्टी इनके अभी चुनाव होगा ना वहाँ पर, तो वहाँ पर पता लग जाएगा केरल के अंदर क्या लेफ्ट पार्टियों का क्या हाल है। तो क्या कि अपना घर संभल नहीं रहा, सिर्फ गठबंधन नहीं अपनी पार्टी भी नहीं संभल रही इनसे। इनकी पार्टी के नेता अब भी छोड़, ये कह रहे हैं हम जीत गए छाती पीटे जा रहे हैं, जीत गए, पर इनके पार्टी के नेता इनको छोड़ के जा रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी सो कॉल्ड इस नैरेटिव के बाद लोग छोड़ रहे हैं। एक और बात ये अभी पीठ पे छुरा घोंपने की बात कर रहे थे, ये भूल गए चंद्रशेखर जी को, ये भूल गए चौधरी चरण सिंह जी को, ये भूल गए देवगौड़ा जी को, ये भूल गए IK गुजराल साहब को। इनकी पीठ पर कांग्रेस ने छुरा घोंपा था। मैं उम्मीद करती हूँ हर बार महाभारत शुरू करती हूँ ये सोच के कि आज जो मेहमान है वो संतुष्ट होकर जाएंगे कि आज हम बोल लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता है। उम्मीद कर रही हूँ ऐसा दिन तो जरूर आएगा एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।